हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये सेकंड क्लास है और आज के क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, चार समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि वाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा वाह्य पद होगा। जो मध्य पदों का गुणनफल है ये यानी मध्य पद बी और सी होते हैं। जैसे ए संबंध बी संबंधवान सी संबंध डी हो तो बी और सी होता है मध्य पद कराते हैं। इनका गुणनफल बराबर बाहरी पदों यानी ए और डी का गुणनफल बराबर होता है। तो जो अंदर वाले दो पद हैं उनका गुणनफल 36 दिया है और बाहरी पदों में एक का दिया है। मान लीजिए एक का दिया है 3, तो दूसरे का पूछा है तो दूसरे का निकालने के लिए पहले वाले से इसमें भाग दे देंगे। तो इन दोनों का गुणनफल 36 है तो 36 भागे 3, तो 3 का मैं 3 दूनी 12 36। तो एक लास्ट वाले अंतिम पद का दूसरे वाह्य पद का मान हो जाएगा 12, यानी ये 3 से 36 में भाग दे देंगे। तो इसका ऑप्शन 100 सही होगा 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, 3/4 पे 2 घात गुणे 3/4 पे 10 घात भगे 3/4 पे 8 घात का मान है। तो जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, भिन्न होगा जो उलट जाएगा। 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे आएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, तो जब ये पलट जाएगा तो ये दोनों इन दोनों में ऊपर 3 है देखिए और नीचे 4 है, 3/4 है। जब ये पलटेगा तो 4 इसका ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा यानी 4/3 होगा तो कट जाएगा। तो देखिए और ये दोनों गुणा में है तो घात समान और जो आधार समान हो तो घात जुट जाते हैं गुणा के पद में। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और 3/4 है और 3/4 है, दोनों का बेस समान है। और यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 10 घात है, तो दोनों मिलके 3/4 पे 12 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 घात हो जाएगा गुणा में है तो, और जब यहाँ फिर से ये जब गुणा में बदलेगा इसके आगे जो भाग वाला तो पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा 3/4 का। तो फिर से ये यहाँ पे ये देखिए ये अपोजिट भिन्न है तो कटेगा 4/3, 4 से 3 कटेगा, 8 बार ये है यहाँ 12 बार है 4/3, तो 8 बार से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 घट जाएगा। जब 8 कैंसिल हो जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो 4 बच जाएगा यानी 3/4 पे 4 घात होगा। तो इसके वैल्यू कितना होगा, 3 का आप गुणा कीजिए 4 बार, 3 त्रिक 29, 27 तिया 81 और नीचे हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। तो इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा 81/256। जब बेस समान हो तो घात जुट जाते हैं और जब उसके बाद जब ये भाग में गुणा में बदलेगा तो 4/3 होगा, 4/3 कटेगा 4 और 3 से तो 8 घात कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 घात बचेगा। 4 घात का मान विस्तृत करके लिख दिया है। प्रश्न संख्या 60 है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है कितने दिनों में, कितने समय में। इसका ऑप्शन 100 सही होगा 10 वर्षों में। 10 वर्षों में किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी हो जाती है। प्रश्न संख्या 61 है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर जो होगा वार्षिक पहले रहेगा उसको भी आधा कर देंगे, पहले वार्षिक दिया रहेगा और जो ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो दर आधा हो जाएगा। पहले वार्षिक में देता है दिया होगा तो उसको आप आधा कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा आधी, मतलब ये भी आधी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 62 है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी होगा। तो कोई धन किस दर की भाव से 12 वर्षों में दोगुनी होगा। तो माना कि कोई धन मान लीजिए कि P है, ठीक है, तो साधारण ब्याज के दर से लगा रहे हैं तो उसका जब कितने 12 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है तो दोगुनी राशि 2P होगा, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा 2P माइनस यानी मिश्रधन माइनस मूलधन।
तो हो जाएगा 2p माइनस पी इक्वल टू पी, यानी ब्याज हो जाएगा p बराबर मूलधन कितना रहेगा p ही है, यानी इसी को प्रिंसिपल मान रहे हैं, एक साइन मान रहे हैं, p गुणे r मानता है किस ब्याज की दर से, तो r पूछा ही है तो r को r रन दिए, r और t 12 बरस 12/100, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 100 और r की वैल्यू निकालना है तो 100/12 बराबर r। अब इसको 4 से आप काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 25 बार में कटेगा ये 100, तो इसकी दर की जो वैल्यू होगी 25/2 25/3 लेकिन इसमें कोई सा भी नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर 100 दिया है, लेकिन 100 नहीं होगा, ये होगा 25/3%। प्रश्न संख्या 63 है, 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसे प्रति रुपया प्रति महीना की ब्याज दर से ब्याज होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है जो 50 रुपया है, इसका मतलब जो मूलधन है 50 रुपया है, तो पी लिख दिया गया है 50, और ब्याज की दर है 1 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपया प्रति महीना है, ये भी ध्यान रखना है कि 1 पैसा प्रति रुपया है, तो रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा उसका ब्याज है, तो उसका पर 1% हो जाएगा, लेकिन कितना होगा प्रति महीना होगा, और 4 महीने का पूछा है तो 4 महीने का ब्याज होगा, मतलब दर होगा 4 महीने का निकालेंगे तो 4% हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ है 4%, और समय है तो ब्याज की दर से 4 महीने में, तो 4 महीना है तो 4 महीने का जब हम ब्याज ले रहे दर ले रहे हैं तो 1% पर महीना है, तो 4 महीने का 4% पर हो जाएगा पर 4 महीने पे, तो 4 महीना को हम 1 मानेंगे, समयावधि 1 मानेंगे, t बराबर 1, 4 महीने को 1 मानेंगे, तो ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज की सूत्र PRT/100, मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें आप जब पुट करेंगे वैल्यू तो 50 गुणे 4 गुणे 1 बराबर 100, तो 50 दूनी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो निकल जाएगा क्या इसमें क्या निकलना है कि 4 महीने के दर प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज PRT/100 तो 2 आ जाएगा, प्रिंसिपल 50 है और R 4 होगा और T 1 होगा, तो 50 चौक को 200, 100 से काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, तो ब्याज साधारण ब्याज आ जाएगा 2 रुपया, तो इसका ऑप्शन 100 सही है। प्रश्न संख्या 64 है, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो अंतर क्या हो जाएगा, बस सब चीज़ दे दिया है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है, अब दोनों के फार्मूले में भर के मान और उनको सॉल्व करके और अंतर निकाल लेना है। तो जो वो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 + R, यानी रेट बटे यानी दर बटे 100 और ब्रैकेट क्लोज ऊपर T यानी समय, तो इसकी वैल्यू है, समय की वैल्यू 2 वर्ष और ब्याज है 10% और दर है और मूलधन है 1000, इसमें भर देंगे, और PRT इसमें भर देंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो इसमें भी सब वैल्यू दिया है तो भर देंगे, और दोनों को जब माइनस करेंगे आप सॉल्व करके तो इसका आंसर आएगा 10 रुपया, ऑप्शन 100 आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 है, 100 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसमें भी वही है, मूलधन है 100 रुपया तो P की जगह पे 100 रुपया भर देंगे, ब्याज है 10% तो R की जगह पे 10 भर देंगे, और 1 वर्ष समय है तो T की जगह पे 1 भर देंगे, और इसका फार्मूले में पुट करके वैल्यू P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 पे T -1 फिर से प्रिंसिपल आप ना भी लिख के इसको इतना ही सॉल्व करके आप प्रिंसिपल फिर से मूलधन घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में भर के निकाल लेंगे, तो इसका आंसर 100 सही होगा 10, इसका भी आंसर 100 सही होगा 10 रुपया आएगा। प्रश्न संख्या 66 है,
यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 हो तो उनका योगफल होगा। तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर माध्य होता है। तो बराबर माध्य दिया है 9 और प्रेक्षणों की संख्या दिया है यहाँ 13। जब इसको निकालना है तो 13 में 9 का गुणा कर देंगे पक्षांतर करके, तो 13 9 117। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा 117। प्रश्न संख्या 67 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम जब n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ये सिंपल फार्मूला है। n की जगह पे जितने का पूछेगा n की जगह पे वैल्यू रख देंगे। तो n यहाँ 10 पूछा है तो 10 धन 1/2 तो 5.5 हो जाएगा, 5.5। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा। और प्राकृतिक ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल के अब बटे 10 से भाग दे दीजिए। तो इसका फार्मूला होता है योग निकालने के लिए n × n+1/2। इससे योग निकल जाएगा। तो योग देखिए कितना होगा, 10 और 10 धन 1 11/2। तो 11 × 10 110 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। ये तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब आपको माध्य निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 55 आ गया। अब पदों की संख्या कितना है, 10 है। तो 55/10 कर देंगे। तो 0 नीचे 10 है, 1 0 है नीचे, तो एक स्थान पे दशमलव ऊपर लगेगा, 5.5। इससे भी आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 68 है, यदि किसी बंटन का परास 50 व वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या है। परास का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परास या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, आगे दिया हुआ है परिसर के नाम से जानते हैं। परास या परिसर किसे कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो परास दे दिया ऑलरेडी 50। तो किसी बंटन का परास 50 है, वो वर्ग अंतराल 10 है। तो और जो 50 वर्ग अंतराल 10-10 का है, तो शुरू में क्या होगा, 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, और 30 से 40 होगा, और 40 से 50 होगा। तो 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 आएगा, तो 50 आएगा। तो अब 10-10 के अंतराल में बांटेंगे तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो 10-10 के अंतराल में बांटेंगे तो वर्गों की संख्या 5 होगी। देखिए 0 से 10 1, 10 से 20 2, 20 से 30 3, 30 से 40 4, 40 से 50 5। तो ये 5 होगा। इसका ऑप्शन अ सही होगा। लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है 50, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बोल रहा है कि 10-10 का मतलब अंतर है, और उसका परास 50 है, यानी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से घटा रहे हैं तो 50 आ रहा है। 50 में से 0 जब 50, 10-10 में बांटेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो कितनी वर्गों की संख्या होगी, तो 5 होगी। प्रश्न संख्या 69 है, 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, ये इतना है 3.2 तक का परिसर है। तो परिसर या परास क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या है, 2.7, 3.2 सबसे बड़ी संख्या है। देखिए उससे छोटा 2.8, 3.2, एक यहाँ भी आया है। तो कितनी बार भी आया, लेकिन सबसे बड़ा 3.2 ही है। और सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या पूछा है, मतलब सबसे छोटा अंक किसका है, 2.1 है। देखिए 2.4, बाकी सब बड़े हैं। तो 3.2 में से 2.1 को घटाएंगे तो 1.1 आएगा। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, 1.1। प्रश्न संख्या 70 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन होगा। तो कमरे का आयतन बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो 48 गुणे 5 कर देंगे, गुणा सिंपल सा करना है, 48 गुणे 5। तो आज 5/40 के 0 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24,
240। इसका ऑप्शन मीटर क्यूब में होगा, लेकिन इसका ऑप्शन बहुत सही है, 240 मीटर क्यूब। आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल पूछेगा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 71 है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r व ऊंचाई 5r है, तो उसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। तो r दे दिया है r ही, और h दे दिया है 5r। तो वैल्यू रख देंगे इन दोनों का, 2π, r की जगह पे r ही ठीक है, h की जगह पे 5r। जब 5r करेंगे तो 5r², 5 से 2 में गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 पाई और r²। तो 10πr² कहाँ दिया है वर्ग इकाई, ब। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास है। तो जो लंबवृत्तीय बेलन होता है वो ऐसा होता है, इसको हम लोग लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। तो जो आधार होता है, इसी नीचे वाले को ही आधार कहा जाता है। देखिए ये क्या है, सर्किल है, ये मतलब वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr² फार्मूला होता है, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। उसके आधार का व्यास है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया है, इसका जो नीचे वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है। तो πr² बराबर दिया है 9π। तो उसके आधार का व्यास, इसी का व्यास पूछा है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी हम त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं तो व्यास निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से, और जो हम r की पहले वैल्यू निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r² बराबर 9, तो r बराबर हो जाएगा करड़ी में 9 तो 3, यानी 3 3 का 9, तो 3 आ गया r। अब इसी का दोगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका ऑप्शन सही है, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 73 है, घन का पृष्ठ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन होगा। तो घन का पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² बराबर दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 चौको 24, 4 बार में कटेगा, और a² बराबर होगा 4। तो a की वैल्यू आ जाएगा 2, करड़ी में 4 बराबर 2। तो a की वैल्यू जो आ गया 2 आ गया। तो घन का आयतन क्या होगा, तो a की वैल्यू 2 है तो a क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर a क्यूब। a क्यूब का यानी क्यूब मतलब 3 घात 2 पे, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका ऑप्शन सही होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 74 है, एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसमें सिंपल सा है कि आप केवल 3.2 r के जगह पे रख देंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है सॉल्व भी नहीं किया है, बस रख देना है, रख के बता देना है। तो 4πr के जगह पे 3.2 स्क्वायर। तो देखिए इसका ऑप्शन ब में 4π 3.2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल है। तो गोले का व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ का गोले का धरातल का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। यही दिया है प्रश्न के 74 वाला। देखिए यहाँ 4πr², तो रख देंगे वैल्यू 4πr² को जगह r की जगह पे 4, 4 चौको 16, 16 चौको ये 16 इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 16 चौको 64, तो 64 पाई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही है, 64 पाई। प्रश्न संख्या 76 है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किस सन में किया गया। तो इसका ऑप्शन सही है, 1749 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 77 है, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन है गैरिट का। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 78 है, सांख्यिकी के माध्य दर्शाता है। तो माध्य को क्या दर्शाता है, माध्य को हम लोग m से डिनोट करते हैं, माध्य
इसका इस मतलब साइन होता है इसका m। प्रश्न संख्या 79 है, माध्य का सूत्र है। तो माध्य का सूत्र क्या है? सम एफ एक्स अपान सम एफ। सही हो जाएगा आंसर। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में भी था, माध्य मध्यमान वगैरह, वहां भी आपने पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 80 है, 2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान है। तो मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद हैं। तो इन सबका योग बटे 5 कर दीजिए, मध्यमान निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 10, 30, 30 बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 से 30 में भाग दे देंगे, 5 छके 30, 6 हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन अ सही है, 6। प्रश्न संख्या 81 है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है सारणीयन, वर्गीकरण, ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रहण या ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 82 है, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं अव्यवस्थित, ब अव्यवस्थित, या स अ व ब दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा, अ और ब दोनों। जो आंकड़े जो भी दिए रहते हैं किसी भी प्रश्न में, वो व्यवस्थित भी कई बार रहते हैं। जैसे ऊपर आया था कि आरोही क्रम में जैसे माध्यिका निकालना होता है, या जैसे किसी में भी किसी भी क्वेश्चन में व्यवस्थित भी रह सकते हैं और अव्यवस्थित भी रह सकते हैं। तो दोनों तरह से आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 83 है, 2, 5, 8 का समांतर माध्य है। 2, 5, 8 का समांतर माध्य, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें पद कितने हैं? इसमें पद 3 है, 1, 2, 3। इन तीनों को योग करते हैं, 2, 5, 7, 7, 8, 15, 15। तो 15 बटे 3 हो जाएगा। 3 पद हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 5 15। इसका ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 84 है, 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक है। बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है, उसको हम बहुलक कहते हैं। देखिए इनमें सबसे ज्यादा बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 30 को पहले काउंट करते हैं। पहले 30 है, 1 यहाँ, 1, 2, 3, 4 बार आया है। और 31 1 बार आया है, 37 1 बार आया है, 35 1 बार आया है, 13 1 बार आया है। यानी सबसे ज्यादा बार 30 आया है, 4 बार। तो बहुलक 30 ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा, 30। प्रश्न संख्या 85 है, 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए पहले आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं हम। उसके बाद से उसका फार्मूला होता है कि अगर जो विषम पद है n प्लस 2वां पद का मान, और सम पद है तो n प्लस 2वां प्लस n प्लस 1/2वां पद का मान बटे 2। तो यहाँ पे देखिए सम है कि विषम है? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है, विषम है। तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यवस्थित है 8, 9, 12, 13, 15, ये आरोही क्रम में हो गया। अब 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद का मान। तो 5 धन 1 6 हो जाएगा, 6 बटे 2 यानी तीसरे पद का मान। तो काउंट कर लीजिए शुरू से तीसरा पद कौन सा होगा। अब किस में काउंट करेंगे? जो आरोही क्रम में व्यवस्थित के रहेंगे उसमें। 1, 2, 3, तीसरा पद है 12। तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही है, 12। प्रश्न संख्या 86 है, 5 पे 6 घात बराबर 15,625 का लघु गणकीय रूप है। तो लघु जब दोनों तरफ इसका लघु गणकीय रूप हो जाएगा कि
ये log 6 हो जाए, ये log 5 पे, और ये मान इधर आ जाता है और जो घात रहता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, उसके बराबर हो जाता है। यानी 6 पे 5 घात, अगर जो हम लोग 5 पे और जो 6 घात लिख दें तो यही, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। जब log लेते हैं तो जो बेस होता है वो log के फॉर्म में आ जाता है, और जो जो घात रहता है वो इसके यहाँ पे लिख लिया जाता है बराबर करके। तो इसका ऑप्शन अ सही है। log 5 15,625 बराबर 6, इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 87 है, x पे -6 डिवाइडेड, मतलब भाग का चिन्ह है, x पे -7 का मान होगा। तो इसको पलट देंगे, यानी देखिए जब गुणा में होगा तो 1/, जब आएगा, जब 1/7 करेंगे, 1/x पे -7 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x पे 7/x पे 6 हो जाएगा। तो 6 घात से कट जाएगा 7, 6 घात, 1 घात बच जाएगा, यानी 1 घात को नहीं लिखा जाता, इसका आंसर हो जाएगा x। या x पे लिख भी सकते हैं, यहाँ तो लिखा है लेकिन लिखा नहीं जाता है जनरली, और लिखा भी है तभी कोई बात नहीं है। तो x पे 1 घात, इसका ऑप्शन सही है, x पे 1 घात। प्रश्न संख्या 88 है, x² - 4 अपान x+2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप है। तो ये a² - b² के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा x+2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। तो x+2 एक घात कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ऊपर बचेगा x - 2 और नीचे बचेगा एक x+2। तो इसका आंसर हो जाएगा x - 2 अपान x+2। प्रश्न संख्या 89 है, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी, कोरों की संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन 10 सही है, 12। घन के कोरों की संख्या 12 होती है, तो इसका ऑप्शन 10 सही है। प्रश्न संख्या 90 है, log बेस 13 169 यानी 169 का मान होगा। तभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यहाँ पे log के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो बेस होता है उसको हम log के फॉर्म में लिखते हैं। तो 13 पे कितना घात लिखेंगे, तो मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ये है 13 पे 2 घात बराबर 169। इसको जब हम लोग लिया गया है, log लिया गया है, तो ये log 13 हो गया है और 169, जो 2 घात है वही इसके बराबर हो जाएगा, तो यही इसकी वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, 2। प्रश्न संख्या 91 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो इसका ऑप्शन सही है, 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 92 है, एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अर्ध व्यास दिया है, अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या ही होता है, यानी त्रिज्या न लिख के ये अर्ध व्यास लिखा है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या का ही मान दिया है, ये भी त्रिज्या का ही है, और ये भी 0.1 जो है 1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास है, ये भी एक त्रिज्या ही है। तो बेलनाकार ठोस जो है उसका हम आयतन निकाल लेंगे। अब उसमें कितने 0.1 सेंटीमीटर और व्यास की कितनी गोलियां, तो गोलियां किस फॉर्म में होती, सर्किल के फॉर्म में होती है, यानी ये गोले का आयतन निकालेंगे, गोले के आयतन से भाग दे देंगे, तभी तो पता लगेगा उसके आयतन में इतनी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो उसका बेलनाकार ठोस का जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। πr², आर की जगह पे रखेंगे 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल के 4/3 πr³। यहाँ पे r का मान रखेंगे 0.1, तो 3 बार गुणा होगा, 0.1 0.1 0.1, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3000। ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न संख्या 93 है, एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। बेलनाकार बेलन ऐसे होता है,
इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर उसका आयतन होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर का मान दिया है पाई आर स्क्वायर यानी 6 × 6, एच दिया है 7, तो 7 नहीं होगा, 7 मीटर है। ये दोनों वैल्यू ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो पूरे 700 हो जाएगा। तो देखिए इसे मैच करता हुआ एक ही ऑप्शन है द, पाई × 6 × 6 × 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगी। तो संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा, तो इसको जब दो, देखिए यहाँ पे फिगर में बनाया गया है, 1-1 सेंटीमीटर के दो को जब हम लोग मिलाएंगे भुजा वाले को, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर लंबाई और ऊंचाई इसका चौड़ाई यानी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा, लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, दो दो पृष्ठ सब कुछ है, 2 LVBH HL होता है, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो देखिए 2 ब्रैकेट में इसका ऑप्शन जो 100 है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 लंबाई है और चौड़ाई 1 है, 2 एकम में 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया है धन। दूसरा होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई 1 है, घन है तो घन में ऊंचाई भी होता है, 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है तो ऊंचाई भी वो एक ही है, यहाँ हमने बनाया नहीं है लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऊंचा भी है 1 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले फार्मूले में होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। और तीसरे में होता है यहाँ पे धन ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई 1 और लंबाई 2, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, तो यही सही आंसर है 100। तो ब्रैकेट में 2 धन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या वर्ग सेंटीमीटर में, और आयतन रहता तो घन सेंटीमीटर में रहता। प्रश्न संख्या 95 है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27, तो ए की वैल्यू आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगा, इसे करड़ी में घनमूल होगा, यहाँ 3 लिखा जाएगा बाएं तरफ, तो 3 × 3 = 27, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन 2 सही है, 3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 96 है, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन है, तो इसका घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3, तो a√3 बराबर हो जाएगा 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगा 4, तो जब 4 निकल गया तो इसका आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब, a क्यूब यानी a पे 3 घात, तो 4 है a की वैल्यू, 4 पे 3 घात का वैल्यू क्या होगा, 4 4 चौको 16 चौको 64, तो इसका ऑप्शन बहुत सही होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 97 है, एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ होगा। तो इसका संदूक की कोर दे दिया है, एक भुजा का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ ही पूछा है यहाँ पे, पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ की का मान क्या होता है 6, इसका फार्मूला होता है 6a², तो a की वैल्यू दिया है 2a, तो 2 दूना 4 a² होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 चौको 24, 24a², तो इसका ऑप्शन सही है, 24a² सेंटीमीटर स्क्वायर। 6a² जब a² की वैल्यू आप a की वैल्यू 2a रख देंगे, तो 2 दूना 4a² हो जाएगा, 4 में 6 का गुणा होगा तो 6 चौको 24a² हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नांकित चित्र में
कोण ए पी बी यानी पी की वैल्यू 65 डिग्री है, तो ए ओ बी की वैल्यू बताना है। ए ओ का क्या होगा, ये ओ बी ये है, तो इन दोनों में संबंध होता है, जो ऊपर वाला कोण होता है नीचे वाले का आधा होता है, तो नीचे वाला ऊपर वाले का दोगुना होगा। तो 65 सेंटीमीटर है तो इसका दोगुना सीधा कर दीजिए। जब एक चाप पे, ये जो चाप है समान चाप पे केंद्र पे और परिधि पे बना कोण के दोगुना होता है, जो केंद्र का कोण होता है परिधि पे बना कोण के दोगुना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका मान 65 है तो इसका मान इससे दुगुना होता है। 65 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 1 13 130 डिग्री। इसका ऑप्शन बहुत सही होगा, 130 डिग्री। प्रश्न संख्या 99 है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 80 डिग्री है, तो ए डी बी की माप होगी। देखिए ये 80 डिग्री है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक ये चाप जो है इसको चाप कहते हैं, नीचे वाले को चाप हो गया। चाप पे एक ड्रॉ कर देंगे फिगर ऐसे, जैसे कि यहाँ चित्र में बनाया गया है। तो जो केंद्र का कोण होता है इसके दोगुना होता है, तो ये जो परिधि पे कोण होगा इसके आधा होगा, तो 80 ये है तो ये 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा तो एक और थ्योरम होता है कि वृत्त के परिधियों पे बना चतुर्भुज आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पे एक परिधि पे एक कोण एक चतुर्भुज बन रहा है, ये यहाँ से फिर मैं बनाता हूँ, यहाँ से 40 डिग्री से यहाँ से चले ए पे, ए से डी, डी से बी और बी से सी, इसको और जो हम लोग सी मान लेते हैं, ये फिगर में बनाया गया है। ये सी, सी से ए से डी, डी से बी, बी से सी, ये एक चतुर्भुज हो गया है। तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है, का योग 180 है, 40 है, तो इसका मान पूछा है इसका। तो 180 में से 40 को घटा देंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए डी बी का ही तो मान पूछा है। देखिए आप ए डी बी का मान यहाँ पूछा है, तो ए डी बी यही है। तो 180 में से 40 घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा दिया है, द दिया है। इसका ऑप्शन द सही होगा, 140 डिग्री। प्रश्न संख्या 100 है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। निम्नलिखित सत्य में ये फिगर को ध्यान में रखना है आपको, और देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा सत्य है। ओ है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू किधर है, पी क्यू नीचे है, तो ये वृत्त का व्यास नहीं है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये गलत है, सही बताना है। ठीक है। 100 है रेखाखंड ओ आर वृत्त का जीवा है। ओ आर किधर है, ओ आर ये रहा, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये भी गलत है। और द है ए एस बी, ये त्रिज्य खंड है, तो ए एस बी और ए एस बी ये हो जाएगा, तो ये त्रिज्य खंड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो है रेखा सी डी वृत्त का छेदिका है। सी डी का है, ये सी डी है, तो सी डी देखिए आर पार कर दिया है, छेदक रेखा इसको बोलते हैं, या छेदिका भी बोलते हैं, तो आर पार किया है, तो इसको यही सही आंसर हो जाएगा। सही पूछा था हमसे, ऑप्शन बहुत सही होगा। प्रश्न संख्या 101 है। 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, मध्य पद तो है, दोनों पद है 120 और 90, मध्य में तो ही है, ये मध्य पद है। और 100 है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बराबर नहीं है। बराबर तो कहाँ बराबर, देखिए बाह्य पद है ये 30 और 300, तो 3 तरीका 9, 900 हो जाएगा, और 9 चौक 12 नवा 108, तो 12 नवा 108 हो जाएगा, तो और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 12 नवा 108 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 10,800 हो जाएगा, और इसमें 3 जीरो बढ़ेगा, 3 तरीका 9, 3 जीरो 3, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिया है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी बराबर का चिन्ह लगाया है, तो ये भी तो सही नहीं है।
ये भी सही नहीं है, मतलब कि इसलिए ये समानुपात में नहीं है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, ये तो बराबर है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये तो बराबर है बोला है, बराबर है तो कहाँ बराबर है, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। दो है वाय पदों का गुणनफल 9000 है, तो इससे भी कोई बहस नहीं है, इसलिए थोड़ी ये नहीं है। लेकिन इसका वो आंसर, वो ऑप्शन देखिए, बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इसीलिए ये समानुपात नहीं है एक दूसरे के, तो यही सही आंसर होगा। क्योंकि नहीं जब पूछता है तो जो निगेटिव में आंसर होता है वही सही आंसर होता है, तो यहाँ नहीं है, तो इसीलिए सही आंसर है ब। प्रश्न संख्या 102 है, ए पे 7 गुणे ए पे 9 -9 का मान होगा। जब आधार समान हो, यहाँ पे आधार ए है तो ए दोनों में समान हो तो घात जुट जाते हैं, तो घात को जोड़ेंगे तो एक प्लस में 7 है, एक माइनस में 7 है, जब दोनों का जोड़ेंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है -9, तो आंसर घटाएंगे दोनों में से, लेकिन वो चिन्ह लिखेंगे माइनस वाला, मतलब माइनस जो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखिए 7 में से 9 जा 2, लेकिन माइनस में है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो का मान होगा ए पे -2। इसका ऑप्शन 100 दिया है। 103 है प्रश्न, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। तो इसका फार्मूला ये होता है, इस फार्मूले में हम लोग विस्तृत रूप में लिख देंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वैल्यू जो दिया है, देखिए इसका दूसरा वाला पद है, ये दोनों एक दूसरे से भाग में है तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, केवल बच जाएगा ए माइनस बी। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, ए माइनस बी। प्रश्न संख्या 104 है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप है। तो प्रतिशत रूप में बदलने के लिए 7/भिन्न में 7/20 है, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा फार्मूला है। तो 20 25 100 और 5 7 35, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, 35%। प्रश्न संख्या 105 है, यदि समुच्चय ए बराबर 4 6 7 बी बराबर 3 5 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। ये जो वैल्यू, ये जो चिन्ह है इंटरसेक्शन का वैल्यू है। जब इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएगा तो समुच्चय ए और बी में जो मिलेगा उसी को लिखा जाता है, और यूनियन का चिन्ह इसको बोलता है। ये और जो ए यूनियन बी पूछा होता तो जो मिलता वो भी और जो नहीं मिलता वो भी को लिख देते। एक तरह से देखिए तो मौसम के रूप में आप समझ सकते हैं कि जब इंटरसेक्शन का ये चिन्ह रहेगा ऊपर से ऐसे रहेगा, तो जो ए और बी समुच्चय में जो मैच करेगा वही अवयव होगा उसका, ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए क्या मैच कर रहा है, पहले में है 4 6 7, दूसरे में है 3 5 6, तो केवल 6 है जो दोनों में है 6, तो यही उसका अवयव होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब 6। प्रश्न संख्या 106 है, 1 वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब वर्ग है, वर्ग मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसको 100, इसको सेंटीमीटर में बदल के गुणा कर दीजिए, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 4 जीरो होगा, तो 4 जीरो कहाँ है, 3 और एक 4 यहाँ पे है, इसका ऑप्शन 100 सही होगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न को खत्म कर लिया, और कल से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।